हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर से सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज का सेशन देखिएगा कि आज का सेशन जो जाएगा वो केमिस्ट्री का जाएगा, क्योंकि टेक्नीशियन का बायोलॉजी से जो भी प्रश्न पूछा गया था वो सारा हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसे देखिएगा तो 6, 9 और 10 मार्च के जो पेपर हुआ था ऑल 9 शिफ्ट में हुआ था, तो इसमें बायोलॉजी का अगर प्रश्न देखिएगा तो बायोलॉजी का प्रश्न जो पूछा गया था वो टोटल 111 क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 111 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें देखिएगा तो इसका 6 लेक्चर हम लिए हैं, 6 वीडियो में पूरी तरह से 111 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और हर एक जो व्याख्या दिया गया है उसको समझाते हुए हम इसको कंप्लीट किए हैं। इसमें देखिएगा तो सारा टॉपिक करवा दिया गया है, चाहे जीवन की मौलिक इकाई का बात करिए या उत्तक का बात करिए, फिर खाद्य संसाधनों में सुधार का बात करिए, जैव प्रक्रम हो गया, जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में भी देखें, हमारे पर्यावरण के बारे में भी 18 क्वेश्चन हम देखें। ये सारा कंप्लीट करने के बाद हम जो अगले चैप्टर में जा रहे हैं वो अगला चैप्टर जो देखने को मिलेगा वो केमिस्ट्री देखने को मिलेगा। अब केमिस्ट्री में देखिएगा तो टोटल 116 क्वेश्चन पूछा गया है, तो 116 हम देखेंगे। इससे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि कुछ कैंडिडेट का पीडीएफ का डिमांड आया था, पीडीएफ का। तो देखिए पीडीएफ तो डायरेक्टली प्रोवाइड हम नहीं कर सकते हैं। देखिएगा इसका जो पीडीएफ मिलता है वो टॉप ट्रेंडिंग सर का चैनल पर जाइएगा, टॉप ट्रेंडिंग, ठीक है। टॉप ट्रेंडिंग के चैनल पर जाइएगा तो कुछ कॉस्ट लगता है, 20 रुपया 21 रुपया, जब उसका कोड उनका कोड लगवाइएगा तो वहाँ से आपको हर एक पेपर का पीडीएफ बहुत अच्छे फॉर्मेट में देखने को मिलता है। चाहे आप एलपी का ले लीजिए, टेक्नीशियन का ले लीजिए, जेई का ले लीजिए, एनटीपीसी या रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए वो पीडीएफ बहुत ढंग से व्याख्या के साथ बनाते हैं। तो कुछ पैसा लगाइए, वहाँ से पीडीएफ के माध्यम से आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाकी उनका देखिएगा तो जो भी नोटिफिकेशन रेलवे देती है, चाहे कुछ भी कटअप के लेके या करेंट अफेयर्स के लेके, तो सारा उनका फैक्ट बताया हुआ बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दो फायदा है, उनको चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं और उनके साथ वो जो पीडीएफ देते हैं वो आप परचेज भी कर सकते हैं। बाकी उन्हीं का पीडीएफ से हम भी यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि पीडीएफ कहाँ से लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तो केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स देखने को मिलता है। तो आज हम सेशन जो कर रहे हैं वो केमिस्ट्री का कर रहे हैं और केमिस्ट्री में भी देखिएगा तो केमिस्ट्री में आज का टॉपिक जो जाएगा वो हमारे आसपास के पदार्थ जाएगा। फिर देखिएगा हमारे आसपास के पदार्थ और शुद्ध देखेंगे। ठीक है, फिर परमाणु अणु, जहाँ तक क्वेश्चन देखने को मिलेगा वहाँ तक हम कर लेंगे, जिसे 1 घंटा के अंदर में 50 से 55 मिनट का वीडियो रहेगा। इसी तरीके से सेशन आपको बराबर सीरीज PYQ का मिलते रहेगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन में देखिएगा कि आज हम सेशन जो देखेंगे स्टार्ट करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ से। एक सेकंड, इसे देखिएगा, ये केमिस्ट्री आ गया, यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे। केमिस्ट्री में देखिएगा 116 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न में कहा गया है, समझिएगा और इसका हम एनालिसिस भी आपको हम कराते चलेंगे। इसमें देखिएगा कहा गया है कि दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है, और सही विकल्प का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। बोला गया है कि किसी भी तापमान पर द्रव के उसके क्वथनांक से नीचे वाष्प में बदलने की घटना को वाष्पीकरण कहा जाता है। मतलब बोला गया है कि किसी भी तापमान पर द्रव के उसके क्वथनांक से नीचे वाष्प में बदलने की घटना को हम क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये पॉइंट सही कहा गया है। इसको हम समझाते भी कैसे होता है। जो दूसरा देखिएगा कि वाष्पीकरण की दर जो होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल के वृद्धि के साथ बढ़ती है। ये भी पॉइंट सही कहा गया है। जिसे समझिएगा कि अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से लेते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस से जाइएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है कि भाप बनना शुरू हो जाता है, भाप बनना शुरू हो जाता है। तो ये बताइए कि ये रेंज के बारे में सभी की जानकारी होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, 3 डिग्री सेल्सियस हो गया, इस तरीक़ा से 100 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुंचेंगे। अब ये बताइए कि क्वथनांक से नीचे वाष्प में बदलना, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से पहले देखेगा तो जैसे तापमान इसमें देना शुरू करिएगा तो कुछ भी पानी तो जरूर वाष्पीकृत होकर उड़ना शुरू हो जाता है। जिसे देखिएगा कि कभी भी अध्ययन चढ़ाते होंगे, जिसे देखिएगा कि ये मानते हैं कोई
यहाँ पानी हम डाल दिए, ठीक है, और यहाँ पानी दिए थे, यहाँ जो आग हम लगाए हैं तो हो सकता है कि 10 डिग्री सेल्सियस पर भी पानी मतलब कि कुछ मतलब कि उसमें से वाष्प होकर उड़ना शुरू कर दे। तो देखिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस से पहले जितना भी तापमान 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस होता है वहाँ से वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। तो ये पॉइंट सही कहा गया है कि किसी भी तापमान पर, किसी भी, चाहे 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस 300 के नीचे, उसके क्वथनांक से नीचे वाष्प में बदलने की घटना को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये पॉइंट सही कहा गया है। अच्छा, दूसरा समझा देते हैं। दूसरा में वाष्पीकरण की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि के साथ बढ़ती है। जैसे देखिएगा कि एक लोटा में पानी लीजिएगा, अगर हम बनाते हैं कि एक रफली जैसे देखिएगा तो जग ले लिए, ठीक है, और ये जग में हम पानी रखे हैं, क्या हो गया, इस जग में हम पानी रखे हैं। अब ये बताइए कि जग का क्षेत्रफल है, ठीक है, और इसी तरीका से एक, जैसे एक बड़ा बर्तन हम लेते हैं, ये हो गया, ठीक है, एक बड़ा बर्तन लिए और इसमें हम पानी रखें, ठीक है, तो ये बताइए कि वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा, पानी के नुकसान किस में होगा, भाप सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा, तो देखिएगा कि ये वाला में ज़्यादा देखने को मिलेगा और जग में कम देखने को मिलेगा। मतलब ठंडा की दर अगर देखिएगा तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तो ये भी पॉइंट सही कहा गया कि वाष्पीकरण की जो दर देखने को मिलता है वो जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा उसमें वाष्पीकरण की दर तेजी से देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। देखिएगा व्याख्या से भी हम समझ सकते हैं। वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें द्रव के अणु सतह से छोड़कर वाष्प में बदल जाता है और यह क्वथनांक से कम तापमान पर निरंतर चलती रहती है। इसका मुख्य बिंदु इस प्रकार दिया गया है। जिसे देखिएगा कि क्वथनांक से नीचे अगर बात करेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्पीकरण हो सकता है, चाहे वो 99 हो, 98 हो, 5 हो, 10 हो, किसी भी तापमान पर वाष्पीकरण हो सकता है। आगे देखिएगा, सतही प्रक्रिया का अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला गया है कि केवल द्रव की ऊपरी सतह से शुरू होती है, इसलिए बर्तन जितना चौड़ा होगा वाष्पीकरण उतना ही तेजी होगा। वही क्षेत्रफल का ही बात कर रहा है कि जितना भी सतही चौड़ा ज़्यादा होगा तो वहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होगा वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। आगे देखिएगा, शीतलन प्रभाव में, शीतलन प्रभाव में कहा गया है कि वाष्पीकरण के दौरान अणु अपने आसपास से ऊष्मा सोखता है। वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है कि अणु आसपास से ऊष्मा क्या होता है, सोखता है, जिससे कि सतह का तापमान गिर जाता है और ठंडक महसूस होना शुरू हो जाता है। इसी को हम शीतलन प्रभाव कहते हैं। तापमान और वायु की गति बढ़ने पर यह प्रक्रिया तेजी से होती है, जबकि आर्द्रता बढ़ने पर यह धीमी हो जाती है। बोला गया है तापमान और वायु की गति बढ़ने पर यह प्रक्रिया तेजी से होती है, जबकि आर्द्रता मतलब नमी बढ़ने पर यह जो होती है वो धीमी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न देखिएगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट जो नहीं समझे होंगे वो समझा देते हैं। जैसे देखिएगा, तापमान और वायु की गति बढ़ेगा तो देखिएगा कि वाष्पीकरण तेजी से होगा, लेकिन वही देखिएगा कि जहां आर्द्रता ज़्यादा रहेगा वहां वाष्पीकरण बहुत कम देखने को मिलता है। यही पॉइंट ही समझाना चाह रहा है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि पहाड़ों पर जल समुद्र तल की तुलना में कम तापमान पर क्यों उबलता है और इसका प्रेशर कुकर की कार्यप्रणाली से क्या संबंध है। मतलब देखिएगा, पहाड़ों पर जल समुद्र तल की तुलना में कम तापमान पर क्यों उबलता है और इस प्रेशर कुकर की कार्यप्रणाली से अब क्या संबंध है। तो याद रखिएगा, पहाड़ों पर अगर हम बात करेंगे तो पहाड़ों पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण जल का क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। जिसे देखिएगा कि ये जो हो गया ये हमारे पृथ्वी का सतह हो गया, ठीक है, और जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइएगा पहाड़ों पर पहुंचेगा तो क्या होता है कि दाब है, जो वायुमंडलीय दाब होता है जो घटते जाता है, और वायुमंडलीय दाब होता है जो क्वथनांक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब वायुमंडलीय दाब घटता है तो उसका क्वथनांक भी घटता जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ जो उबलने की जो अति देखते हैं तो कम तापमान पर क्यों उबलता है, इसी के कारण, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। इसका व्याख्या भी हम देख सकते हैं। व्याख्या में कहा गया है, समझिएगा,
व्याख्या में बोला गया है कि क्वथनांक वह तापमान है जिस पर द्रव का वाष्प दाब बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। मतलब क्वथनांक वह तापमान है जिस पर द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो बाहरी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ऊंचाई पर इस प्रक्रिया के वैज्ञानिक के कारण निम्नलिखित है। दाब का प्रभाव क्या होता है, जिसे समझिएगा। जिसे देखिएगा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो हवा का दबाव जो होता है वो कम होता जाता है, और कम दबाव के कारण पानी का अणुओं को उबलने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। जैसे देखिएगा कि जैसे जैसे हवा का दबाव जो कम होता है तो उस दबाव के कम होने के कारण पानी के अणुओं को उबलने की जो ऊर्जा चाहिए वो क्या होता है, ऊर्जा कम जरूरत पड़ती है। क्वथनांक में कमी देखेगा तो पहाड़ों पर जिसे देखेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस के बजाय 90 से 95 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उबलने लगता है, जिससे खाना देर से पकता है क्योंकि पानी पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता है। पानी पर्याप्त जो गर्म होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो सिंपल प्रश्न बनेगा कि बताइए कि जैसे पहाड़ों पर खाना पकाने में या खाना देर से क्यों पकता है। क्योंकि पहाड़ों पर क्या होता है कि जो पानी का क्वथनांक होता है वो घट जाता है। क्वथनांक का मतलब जो 100 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए वो 90 से 95 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है, जिससे क्या होता है कि खाना देर से पकता है क्योंकि पानी पर्याप्त गर्म नहीं हो पाता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अच्छा, अगले पॉइंट में बोला गया है कि प्रेशर कुकर का सिद्धांत क्या है। तो देखिए, कुकर के अंदर भाप को रोककर दबाव बढ़ाया जाता है जिससे कि क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और उच्च तापमान के कारण खाना है जो जल्दी पक जाता है। तो इसे देखिएगा कि कुकर का जब ऊपर का पार्ट जो लगा देते हैं तो अंदर है जो वाष्प का दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, और वाष्प दाब बढ़ने के कारण क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक अंदर ताप बन जाता है। ठीक है, इसी के कारण उसमें खाना होता है जो जल्दी पक जाता है। तो इस सारा अगर सारांश अगर एक बार देखा जाए कि क्यों ये प्रॉब्लम आती, जैसे ये क्यों होता है कि पहाड़ों पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण जल का क्वथनांक घटने के कारण वहाँ खाना बनाने में क्या होता है, दिक्कत आता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अब अगर दो दो प्रश्न पूछा गया था। अब अगले जो चैप्टर है वो देखिएगा कि इज मैटर राउंड है जो प्योर है, मतलब शुद्धता से लेके 11 क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में देखेंगे पदार्थ और शुद्धता से। जिसे बोला गया है कि द्रवों में गैसों की विलयता समानता क्या होता है। तो द्रवों में अगर गैसों की विलयता समानता क्या होता है, तो याद रखिएगा कि तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। तापमान में वृद्धि के साथ क्या होता है, घटता है। तो याद रखिएगा कि द्रवों में गैसों की विलयता देखिएगा तो तापमान में वृद्धि के साथ क्या होता है, घटता है। आइए समझते हैं व्याख्या से। व्याख्या में देखिएगा कि व्याख्या में क्या पॉइंट दिया गया है। बोला गया जब किसी भी द्रव में गैस घोली जाती है तो वह यह प्रक्रिया आमतौर पर ऊष्माक्षेपी होती है। मतलब जब जब किसी भी द्रव में गैस घोली जाती है तो यह प्रक्रिया आमतौर पर ऊष्माक्षेपी होती है। तापमान बढ़ने पर, याद रखिएगा, तापमान बढ़ने पर गैस की अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे कि द्रव की सतह छोड़कर बाहर निकलने लगता है। और यही कारण है कि ठंडे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और जलीय जीव ठंडे जल में ही अधिक सहज महसूस करता है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया था जो समझिएगा। प्रश्न में सिंपल पूछा गया था कि द्रव में गैसों की विलयता समानता क्या होता है। तो तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। तापमान में वृद्धि के साथ क्या होता है, घटता है, जिसे समझिएगा। जिसे ये बताइए कि पानी है, अगर हम मानते हैं कि पानी अगर ठंडी अवस्था में है तो अगर ठंडी अवस्था में रहने पर क्या होता है कि यहाँ जैसे ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहेगा, लेकिन वही अगर गर्म होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा कि ऊपर जैसे जो गर्म होकर वाष्प के रूप में जाएगा तो ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा। और जब ऑक्सीजन ज़्यादा लॉस होगा तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगा, कम जाएगा। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगा, कम जाएगा, क्योंकि तापमान बढ़ने से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाती है और द्रव की सतह पर छोड़कर बाहर निकलने लगता है। और यही कारण है कि ठंडे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होता है और जलीय जीव ठंडे पानी में ही अधिक महसूस कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लगा लीजिएगा कि इसका सही जो आंसर होगा कि तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। तापमान में वृद्धि के साथ क्या होता है, घटती है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि कौन सा है जो ठोस सोल का उदाहरण है। कौन सा ठोस सोल का उदाहरण है। तो याद रखेगा रंगीन जो रत्न होता है वो ठोस सोल का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोला गया है कि ठोस सोल एक ऐसा कोलाइड है जिसमें परिक्षिप्त प्रवस्था
क्या होता है? तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही ठोस होता है। एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था होता है और दूसरा देखिएगा तो परिक्षेपण माध्यम होता है, और दोनों ही क्या होता है? ठोस होता है। रंगीन रत्न देखिएगा और दुधिया के कांच इसके प्रमुख उदाहरण है। तो 2 पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि एक तो रंगीन रत्न हो जाता है, एक हो गया रंगीन रत्न हो गया, और दूसरा देखेगा तो दुधिया की कांच देखेगा, इसका प्रमुख क्या हो जाता है? उदाहरण हो जाता है। किसका? तो ठोस सोल का, जहां एक ठोस के एक कण दूसरे ठोस से समान रूप से फैल जाते हैं, समान रूप से फैल जाते हैं। अच्छा, जेली एक जेल है जिसमें ठोस माध्यम में द्रव फैल जाता है। पनीर भी एक जेल का उदाहरण है। धुआं एक एरोसेल है, ये सभी को पता है कि धुआं के देखेगा तो धुआं एक क्या है? एरोसेल है, जिसमें गैस माध्यम में ठोस कण होते हैं। गैस माध्यम में क्या होते हैं? ठोस कण होते हैं। ठीक है, पदार्थ का एक जैसे कि एनसीईआरटी में एक बना हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, वहाँ सभी के बारे में बोला गया है कि परिक्षेपण के बारे में, परिक्षिप्त के बारे में, मतलब कौन सा है जो एरोसोल हो गया, कौन सा जेल है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उस पर वीडियो भी बनाया हुआ हमारे चैनल पर देख लीजिएगा जाके। ठीक है, आगे देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सही दिया गया है? ठीक है, बोला गया है कि कोलाइड समांगी होता है। कोलाइड जो होता है वो समांगी प्रतीत होते हैं क्योंकि उनके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो याद रखिएगा ये पॉइंट सही कहा गया है। जैसे कोलाइड जो होता है वो समांगी प्रतीत होते हैं क्योंकि उनके कण जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो जैसे दूध हो गया तो एक कोलाइड की तरह ही काम करता है। फिर देखिएगा कि आणविक स्तर पर कोलाइड पूर्णतः समांगी होते हैं। जैसे आणविक स्तर पर भी देखिएगा तो कोलाइड होता है जो पूर्णतः क्या होता है? समांगी होता है। तो ये भी पॉइंट जिसे देखिएगा तो ये एक तरह से गलती दिया गया है। जैसे देखिएगा कि अगर समांगी नहीं होता है, जैसे कोलाइड जो होता है वो विसमांगी होता है, जैसे हम दूध का ले लेते हैं। ठीक है, तो दूध देखने में भले लगेगा आपको कि समांगी है, लेकिन वो क्या होता है? विसमांगी होता है। तो आणविक स्तर पर कोलाइड पूर्णतः समांगी होता है। ये पॉइंट जो कहा गया है वो गलत कहा गया है। कोलाइड के कण प्रकाश को प्रकिरणित करता है, ये पॉइंट सही कहा गया है। कि जिसे देखिएगा कि एक गिलास ले लीजिएगा। ठीक है, एक गिलास है और एक गिलास में देखिएगा तो जैसे हम दूध ही रख दिए हैं। ठीक है, तो दूध जैसे खासियत दूध में है कि ऐसे आप देखिएगा तो उसमें लगेगा कि एक तरह से समांगी विलयन है, लेकिन रियल में समांगी विलयन होता नहीं है, वो होता है विसमांगी विलयन। बहुत छोटे छोटे कण होता है। और यहाँ से अगर टॉर्च से आप प्रकाश निकालिएगा तो क्या होता है कि प्रकाश होता है जो बिखरना शुरू हो जाता है, और बिखरने की वजह क्या होता है? छोटे छोटे कण के कारण। तो याद रखेगा जो टिंडल प्रभाव का काम करता है कौन? कोलाइड विलयन तो प्रकिरणित होता है। तो ये भी पॉइंट सही कहा गया है। दूध एक कोलाइड विलयन है, तो ये भी 100% है। तो कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 1, 3 और 4 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। लड़कन जो फंसता ऑप्शन नंबर जैसे 2 में दिया गया है, आणविक स्तर पर कोलाइड पूर्णतः समांगी होता है। याद रखेगा कोलाइड जो होता है पूरी तरह से विसमांगी होता है। दिखता है समांगी की तरह लेकिन काम करता है वो क्या? विसमांगी होता है। जिसे देखिएगा कोलाइड दिखने में समांगी होता है। ठीक है, लेकिन वो वास्तव में अगर देखिएगा तो वे विसमांगी मिश्रण होते हैं। इनके कणों का आकार देखिएगा तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। और प्रकाश की किरणों फैलाने के कारण इसको टिंडल प्रभाव भी कहा जाता है। जिसे दूध और वसा और प्रोटीन के पानी में कोलाइड की विसर्जन एक छोटी सटीक उदाहरण होता है। इसलिए प्रश्न सीधा बनता है कि बताइए कोलाइड है जो टिंडल प्रभाव पर आधारित है या टिंडल प्रभाव को पालन करता है या नहीं करता है? तो वास्तव में करता है, क्योंकि ऐसे दिखने में वो समांगी लगता है लेकिन रियल में होता क्या है? विसमांगी होता है। और उनका आकार अगर पूछा जाए तो प्रश्न आकार भी पूछ लिया जाता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा। यह गलत दिया गया क्योंकि सूक्ष्म स्तर पर कोलाइड के कण घटक अलग अलग पहचान में आते हैं, इसलिए समांगी नहीं होता है। क्या हो जाएगा? विसमांगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसमांगी हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये कौन सा मिश्रण होता है? तो विसमांगी मिश्रण होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले में बोला है कि 2 बीकर में अलग अलग सांद्रता वाले चीनी के विलयन है। एक अर्धपरागमय झिल्ली उन्हें पृथक करती है और कुछ समय बाद एक बीकर में विलयन का स्तर है जो बढ़ जाता है, जबकि दूसरे में घट जाता है। यह प्रयोग विलयन के किस गुणधर्म को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? बोला गया है कि 2 बीकर ले लीजिए। ठीक है, तो 2 बीकर में अलग अलग सांद्रता वाले चीनी के विलयन रखा गया है।
ठीक है। एक अर्धपराग में झिल्ली उन्हें पृथक करती है, ठीक है। और दूसरा जैसे देखिएगा तो कुछ समय बाद एक बीकर में विलयन का स्तर है जो बढ़ जाता है। कुछ समय बाद एक बीकर में विलयन का जो स्तर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और जबकि दूसरे में यह घट जाता है। तो यह प्रयोग विलयनों के किस गुणधर्म को बताता है, इसे समझिएगा। अब ये बताइए कि इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो देखेगा कि प्रासरण के बारे में अगर हम देखा जाए तो प्रासरण है क्योंकि विलायक के अणु अर्धपराग में झिल्ली के माध्यम से तन्नु विलियन विलियन से सांद्र विलियन की ओर गति करता है, मतलब तन्नु विलियन से सांद्र की ओर विलियन की ओर गति करता है। जिसे प्रासरण में आपको हम समझा देते हैं, समझिएगा। पहले हम देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं एक बार। जिसे देखिएगा कि प्रासरण जो होता है, ओस्मोसिस विधि जो होता है, ये वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक, विलायक का मतलब जल हो गया, कि अणु कम सांद्रता वाले विलयन जैसे तनु से उच्च सांद्रता वाले विलयन सांद्र की ओर एक अर्धपराग में झिल्ली के माध्यम से गति करता है, ठीक है। जिसे देखिएगा विलायक जो होता है, तो विलायक के अणु होता है जो कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर एक अर्धपराग में झिल्ली के माध्यम से गति करता है। इस प्रक्रिया के कारण सांद्र विलयन जिसे देखिएगा तो सांद्र विलयन वाले बीकर में जल की मात्रा बढ़ जाती है और इसका या उसका स्तर ऊपर उठ जाता है। उसका स्तर क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रासरण एक ऐसा विधि है जो क्योंकि विलायक के अणु अर्धपराग में झिल्ली के माध्यम से तन्नु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करता है। और इसी के कारण देखिएगा कि दोनों बीकर में देखिएगा तो एक बीकर में क्या होता है कि कुछ समय बाद एक बीकर में विलयन का स्तर बढ़ जाता है और दूसरा में देखिएगा तो वो घट जाता है। दूसरा में विलयन का स्तर क्या होता है, घट जाता है। अब समझिएगा, हम समझाते हैं थोड़ा, इसका एग्जाम्पल लेके समझिएगा किस जगह पर ले। अच्छा, हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर समझिएगा। जिसे ए बताइए, कोशिका के बारे में सुने होंगे। जिसे ए बताइए कि एक कोशिका ये हो गया और एक कोशिका ये हो गया। दो कोशिका के बारे में हम लेके समझाते हैं। जैसे एक कोशिका का अगर हम बात करते हैं तो एक कोशिका का अगर हम बनाते हैं, एक सेकंड, जिसे देखिएगा कि एक कोशिका ये हो गया। अब ये बताइए कि एक कोशिका में देखिएगा तो आपको भी पता है कि बाहर जो होता है वो अर्धपराग में झिल्ली रहता है। क्या होता है, अर्धपराग में झिल्ली होता है। समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ से जाना नहीं चाह रहे हैं, हम समझा के आपको जाएंगे। हम देखिएगा, जैसे ये बताइए कि बाहर जो होता है वो अर्धपराग में झिल्ली होता है, अर्धपराग में झिल्ली होता है। समझिएगा क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है, प्रासरण विधि जो होता है बहुत कन्फ्यूजन होता है, समझिएगा। अब ये बताइए कि इसमें कहा गया है कि इसमें विलयन, पहले समझ जाइए कि विलयन होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं विलयन का, किसका हम बात करेंगे, विलयन का, तो विलयन जो होता है वो विलेय प्लस विलायक होता है। विलेय और प्लस क्या होता है, विलायक होता है, विलायक होता है। अच्छा, विलेय का अगर बात करिएगा तो विलेय कोई भी पदार्थ हो सकता है जो घुलने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, नमक ले लेते हैं, ठीक है। और ये बताइए विलायक जो होता है जो घुलाने का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, जल कहते हैं। यहाँ तक पॉइंट जरूर समझे होंगे। अब ये बताइए, इसी के एग्जाम्पल पर आपको हम कोशिका से लेके बता रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं कि दो बीकर हम ले रहे हैं, ठीक है, दो बीकर हम ले रहे हैं, तो दो बीकर पर ही ऐसे हम ले लेते हैं कि जैसे देखिएगा कि अंदर जो हो वो विलेय की मात्रा ज़्यादा है, अति अंदर है जो विलायक की मात्रा ज़्यादा है। जैसे देखिएगा ये क्या होगा, विलायक की मात्रा ज़्यादा, मतलब जल की मात्रा ज़्यादा है। और अब बाहर में देखिएगा तो बाहर विलेय है, बाहर क्या है, विलेय है। अब ये बताइए कि बाहर विलेय है तो बाहर तो उच्च सांद्रता हो गया। बाहर का अगर हम बात करेंगे तो बाहर जो हो गया वो क्या हो गया, उच्च सांद्रता हो गया, ठीक है। और अंदर जो देखिएगा, अंदर जो होता है निम्न सांद्रता हो गया। देखिए निम्न सांद्रता हम बोल रहे हैं, निम्न सांद्रता हो गया। तो ये बताइए कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर फ्लो करेगा, क्योंकि बाहर जो उच्च सांद्रता है एक मतलब है कि वहाँ पानी नहीं है, वहाँ है जो नमक की मात्रा ले लीजिए या चीनी की मात्रा ज़्यादा है, वो तो सांद्रता है, ठीक है। अंदर विलायक ज़्यादा है और बाहर है जो विलेय ज़्यादा है। तो ये बताइए विलायक है जो विलेय की ओर जाएगा, तो ये बताइए विलेय की ओर जाएगा तो इसका स्तर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा जब बाहर निकलेगा अर्धपराग में झिल्ली से। और अंदर का स्तर होगा जो क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। अंदर का स्तर है जो क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो ये बताइए कि बाहर का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा, उच्च सांद्रता वाला में स्तर बढ़ेगा, और निम्न जैसे अंदर जो विलायक का था उसका सांद्रता क्या होगा, घटेगा, क्योंकि अर्धपराग में झिल्ली के द्वारा पानी है जो बाहर निकल रहा है। तो ये बताइए कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहा है।
अब कुछ स्टूडेंट का यहाँ कन्फ्यूज होंगे कि बताइए निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्यों जाएगा, ऐसा तो नहीं देखने को मिलता है। अरे यार, इसमें कन्फ्यूजन जैसे ये होगा कि निम्न सांद्रता का मतलब होता है कि पानी भरपूर है, लेकिन वहाँ जो विलेय की मात्रा जो ये है, ये विलेय की मात्रा, चीनी ले लीजिए, नमक ले लीजिए, वो कम है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो ये बताइए पानी ज़्यादा है तो ये तो फ्लो करेगा ज़्यादा वाला कम वाला में, जहाँ वो विलेय की मात्रा ज़्यादा है। तो विलेय हो गया जो उच्च सांद्रता हो गया, ठीक है। और यहाँ जो हो गया ये निम्न सांद्रता हो गया। अब क्वेश्चन से समझिएगा क्या करता है, अब क्वेश्चन आपको सही से समझ में आएगा। जिसे क्या बोला गया है ये समझिए। अब देखिएगा, यहाँ से हम हटा देते हैं ये सब, एक सेकंड, जिसे देखिएगा, अब समझिएगा। इसे देखिए क्या कहा गया, बोला कि दो बीकर में अलग अलग सांद्रता वाले चीनी के विलयन है। अब ये बताइए, दो बीकर ले लीजिए, एक बीकर हम यहाँ से ये ले लेते हैं और एक बीकर यहाँ से हम ये ले लेते हैं, ठीक है। सब एक ही जगह पर है, ठीक है, अलग अलग चीनी के विलयन है। एक अर्धपराग में झिल्ली उन्हें पृथक करती है। ये बताइए कि दोनों को अर्धपराग में झिल्ली है जो पृथक करती है, जैसे ये अर्धपराग में झिल्ली हो गया जो दोनों को क्या करता है, पृथक करती है। कुछ समय बाद एक बीकर में विलयन का स्तर बढ़ जाता है। अब ये बताइए, विलयन का स्तर बढ़ जाता है, एक मतलब विलेय और विलायक की संख्या बढ़ रहा है। तो ये बताइए, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, एक बी ले लेते हैं। अब ये बताइए बढ़ जाता है जबकि दूसरे में घट जाती है, दूसरे में क्या होता है, घट जाता है। तो यह प्रयोग विलयन से किस गुणधर्म का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। अगर हम यही ग्राफ में आपको हम समझावें कि अगर हम कह दिया जाए, एक सेकंड, जैसे इसी में अगर कह दिया जाए कि ए बताइए कि ए वाला है जो एक विलयन है ए है, और ये बाहर जो निकला वो बी है, तो ये बताइए कि अंदर वाले को क्या होगा, स्तर घटेगा और बाहर वाले के स्तर बढ़ेगा। यही पॉइंट था। ये दोनों प्राग अति अर्धपराग में झिल्ली से घिरा हुआ है। अंदर वाला से पानी जब बाहर निकलेगा उस सांद्रता की ओर, तो क्या होगा, अंदर का स्तर हो जाएगा डाउन और बाहर के स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाहर के स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यही बोला गया था, क्या बोला गया था कि अर्धपराग में झिल्ली के माध्यम से तन्नु विलयन की सांद्रता विलयन की ओर गति करता है। तो सिंपल इसका आंसर जो दिया गया था कि प्रासरण जो होता है, क्योंकि विलायक के अणु अर्धपराग में झिल्ली के माध्यम से, देखिए विलायक है, और विलायक किसको कहे थे, जल को, किसको बोले थे, जल को। तो क्योंकि विलायक के अणु अर्धपराग में झिल्ली के माध्यम से, ये बताइए विलायक कहाँ है, विलायक हम क्या बताए थे, इसमें बताए थे। तो ये बताइए, ये हो गया अर्धपराग में झिल्ली, तो इससे बाहर निकल रहा है कि नहीं, ठीक है, समझिएगा। तो ये बताइए कि विलायक के अणु हो गया, विलायक के अणु अर्धपराग में झिल्ली के माध्यम से तन्नु विलयन में। अब एक पॉइंट यहाँ और आया, जैसे ये बताइए कि अगर हम इसको सांद्र, जैसे उच्च सांद्रता अगर हम कह सकते हैं, तो इसी को हम तन्नु विलियम भी कह सकते हैं, तन्नु विलयन हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे, तन्नु विलयन। तन्नु विलयन का मतलब क्या हो गया कि पानी की मात्रा यहाँ कम है, तन्नु विलयन की तरह है। तो ये बताइए तन्नु विलयन की तरफ, तो ये बताइए कि बोला गया तन्नु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करता है, तन्नु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, तन्नु विलयन से, जैसे एक सेकंड ये हम मिस हो गया, जैसे ये बताइए, ये हो गया सांद्र विलयन, ये वाला पार्ट हो गया जो क्या हो गया, सांद्र विलयन हो गया, ठीक है, सांद्र हो गया। इसी के लिए हम उच्च सांद्रता लिख भी दिए हैं। और ये जो हो गया, ये हो गया तन्नु विलयन हो गया, ये क्या हो गया, तन्नु विलयन हो गया, विलयन हो गया। तो तन्नु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित कर रहा है, तन्नु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित करता है, यही बोला गया है। प्रासरण देखिएगा तो वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक, जैसे जल के अणु कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन, कौन सा है कम सांद्रता, तो यहाँ देखिएगा कि ये वाला है जो कम सांद्रता है। तो कम सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपराग में झिल्ली के माध्यम से गति करता है। तो ये बताइए कि कम सांद्रता वाले विलयन ये हो गया इसके अंदर, और उच्च सांद्रता यहाँ हो गया, तो कम से उच्च की ओर गति कर रहा है, गति करता है। और इस प्रक्रिया के कारण सांद्र विलयन वाले बीकर में जल की मात्रा बढ़ जाता है। देखिए सांद्र विलयन कौन था, तो सांद्र विलयन जो था ये वाला पार्ट था। तो सांद्र विलयन की स्तर होता है जो बढ़ जाता है, और यहाँ तनु विलयन की स्तर होता है जो घट जाता है। तो याद रखेगा कि बीकर जल की मात्रा बढ़ जाता है और उसका स्तर फिर ऊपर उठ जाता है। ये बहुत अच्छे से हम समझाएं, एक और वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगले प्रश्न में देखिएगा, इसको एक सेकंड टाइम दीजिएगा।
अच्छा रहने दीजिए, ठीक है, समझा देते हैं हम क्वेश्चन को। बोला गया है कि यदि विलेय और विलायक दोनों का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए तो विलयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे देखिए ये अभी ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर हम विलेय की और विलायक दोनों की द्रव्यमान को हम दुगना कर देते हैं, एक विलेय की भी और एक विलायक की, दोनों के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए, तो बताइए कि इसकी सांद्रता पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये उतना ही रहेगा, इस पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। ये हम समझा भी देते हैं, देखिए कैसे नहीं मिलेगा जी। इसे ये बताइए कि समझिएगा, एक सेकंड। इसे समझिएगा, ठीक है, जिसे समझिएगा। ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं विलेय की, तो अगर हम विलेय का अगर हम बात करते हैं तो ये बताइए कि विलेय को हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और ये बताइए कि विलायक को अगर हम बात करते हैं तो विलायक को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। विलायक को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, समझिएगा, ठीक है। अब ये बताए विलायक को एक्स और विलायक को वाई मान लेते हैं, तो अगर हम पूछें कि विलियन क्या होगा, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं विलियन का, ठीक है, तो विलियन जो होता है वो क्या होता है, तो विलेय हो जाता है और प्लस विलायक हो जाता है। ये पॉइंट जरूर समझे होंगे, ठीक है। विलेय को हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं, और विलायक को क्या माने हैं, वाई माने हैं। अगर विलयन की सांद्रता का अगर हम बात करते हैं, विलयन की सांद्रता का, तो ये बताइए कि विलयन की सांद्रता जो हो जाएगा वो क्या होता है, विलेय बटा विलायक, विलेय बटा विलयन होता है, विलेय बटा विलयन होता है। तो ये बताइए एक्स प्लस वाई हो जाएगा और गुणे 100 हो जाएगा। ये जरूर समझे होंगे, ये सिर्फ बेसिक है, अभी क्वेश्चन पर हम नहीं दिए हैं, ये बेसिक हो गया, ठीक है। इतना परसेंट हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जो प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार हमको देखना है, समझिएगा। इसे ये बताइए, अब आगे जो प्रश्न में दिया गया है वो समझने का प्रयास करिएगा। आगे बोला है कि विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमान को दुगना करते हैं। अब ये बताइए कि इसको भी अगर दुगना करेंगे तो ये भी 2x हो जाएगा, और ये बताइए कि विलायक को भी दुगना कर रहे हैं तो यहाँ भी 2y हो जाएगा। ये समझे होंगे। तो ये बताइए नया जो विलयन देखने को मिलेगा वो ये बताइए ऊपर 2x देखने को मिलेगा, और नीचे जो देखने को मिलेगा वो 2x प्लस 2y गुने 100 देखने को मिलेगा। अब कुछ नहीं करना है, इसी को जब अति काट छाट करिएगा तो ये बताइए जगह नहीं है, देख लीजिएगा यहाँ लिखते हैं, तो ये बताइए ऊपर 2x हो जाएगा और नीचे अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, अब गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। देखिए तो A2 से A2 काटेंगे तो x बटा x प्लस वाई गुने 100 सेम आ गया कि नहीं, जो सेम था वो सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। इसका व्याख्या है, बाकी जैसे है वो देख लीजिएगा, हम जो समझाए हैं वही पॉइंट दिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो एक यौगिक का मिश्रण से सही रूप से पृथक करता है। मतलब कौन सा कथन इसमें दिया गया है जो एक यौगिक को मिश्रण से सही रूप से पृथक करता है। अब सही रूप से पृथक कौन करता है ये देखिएगा। जिसे देखिएगा कि मिश्रण को भौतिक माध्यम से अलग किया जा सकता है लेकिन यौगिक को अलग नहीं किया जा सकता है। याद रखिएगा, देखिएगा कि जैसे मिश्रण अगर हम ले लेते हैं, जैसे देखिएगा कि जैसे हम ले लेते हैं चीनी और पानी को, तो चीनी और पानी जो एक होता है वो भौतिक मिश्रण होता है, उसको हम इजीली मतलब कि भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से भी हम अलग कर सकते हैं। लेकिन यौगिक जो बनता है, यौगिक जो बनता है तो यौगिक होता है वो भौतिक प्रक्रिया से अलग हम नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। व्याख्या देखिएगा, व्याख्या से और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मिश्रण के घटक को देखिएगा तो छानने हो गया, वाष्पीकरण हो गया, या चुंबकीय पृथक्करण जैसी भौतिक विधियां से अलग किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वे केवल भौतिक रूप से ही मिले होते हैं। जबकि अगर यौगिक का अगर बात किया जाए तो यह रासायनिक रूप से जुड़ा होता है, जिसे केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही इसको तत्व से तोड़ा जा सकता है। तो सिंपल समझिएगा, अगर मिश्रण और यौगिक में अगर पूछा जाए तो मिश्रण जो होगा वो भौतिक विधियां के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। अगर यही पॉइंट अगर हम पूछ दें कि बताइए कि अगर हम बात करते हैं यौगिक का,
किसका? यौगिक का। तो अगर यौगिक का पूछा जाए तो यह रासायनिक रूप से जुड़ा होता है, जिसे केवल रासायनिक विधियां या विद्युत रासायनिक विधियां द्वारा ही इसको हम अलग या तोड़ सकते हैं, तोड़ा जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि मिश्रण को भौतिक माध्यम से अलग किया जा सकता है, लेकिन यौगिक जो होता है वो रासायनिक विधि के द्वारा जुड़े कर रहने के कारण उसको चाहे तो विद्युत द्वारा उसको अलग करिए, ठीक है, तो विद्युत द्वारा वो तोड़ा जा सकता है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक समांगी मिश्रण में विलेय के कणों का आकार कैसा होता है। अब ये बताइए कि समांगी मिश्रण का अगर हम बात करते हैं तो एक होता है जो समांगी मिश्रण होता है, ठीक है, एक समांगी मिश्रण होता है, दूसरा जो होता है वो होता है विसमांगी मिश्रण होता है, विसमांगी मिश्रण होता है। तो ये बताइए कि एक समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण देखेगा तो समांगी मिश्रण का होता है जो वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, ठीक है। और विसमांगी का अगर बात करिएगा तो विसमांगी जो होता है वो 1 नैनोमीटर से, ठीक है, 1000 मीटर ये होता है जो कोलाइड का होता है, कोलाइड भी विसमांगी में होता है, ये हो गया। और फिर याद रखिएगा 1000 नैनोमीटर से भी ऊपर होता है, 1000 नैनोमीटर से भी ऊपर होता है। तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनो 1000 नैनोमीटर में होता है जो कोलाइड होता है, वो भी एक विसमांगी की कैटेगरी में आता है। और 1000 नैनोमीटर से ऊपर भी होता है, वो भी विसमांगी के केस में आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बोला गया है कि एक वास्तविक विलयन जो कि समांगी होता है उसमें विलेय के कण को 1 नैनोमीटर, ठीक से कम होता है, और इतने सूक्ष्म होने के कारण ये कण प्रकाश की प्रकिरणित नहीं कर पाता है, इसके कारण ये टिंडल प्रभाव का पालन नहीं करता है और ये नग्न आंखों या साधारण सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है। बाकी देखिएगा तो कोलाइड कण दिया गया है, ये ऑप्शन में देखिएगा तो ये जो दिया गया है ये किसको दिया गया है? कोलाइड को दिया गया है। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि विलयन के संबंध में कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। अब विलयन का अगर हम बात करेंगे तो विलयन जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय के कण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो याद रखिएगा कि विलयन के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो विलयन जो होता है वो विलेय प्लस विलायक से मिलकर बनता है, जैसे चीनी ले लीजिए और पानी ले लीजिए, वो एक विलयन का काम करेगा। तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है और आपको भी पता है कि समांगी मिश्रण जो होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर से छोटा रहने के कारण उसका कण है जो नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बोला गया है कि विलयन जैसे नमक हो गया और पानी हो गया एक समांगी मिश्रण है जिसका संगठन पूरे द्रव्यमान में एक समान होता है और इसके कण इतने छोटे होते हैं कि वे प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते हैं और स्थिर छोड़ देने पर भी वो नीचे नहीं बैठता है, वह अस्थायी प्रकृति का होता है। अगले प्रश्न देखिएगा। बोला गया है कि एक विद्यार्थी है जो एक बीकर में रेत लेता है, नमक लेता है, जल को मिश्रित करके अच्छी तरह से हिलाता है, तो कुछ समय बाद उसे क्या दिखाई देगा। अब ये बताइए कि अगर एक बीकर में रेत लीजिएगा, बालू लीजिएगा, नमक लीजिएगा और जल लीजिएगा, नमक और जल तो एक विलयन के रूप ले लेगा समांगी का, लेकिन रेत हो जाएगा जो कुछ देरी के बाद क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रेत है जो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। और देखिएगा जबकि नमक और जल है जो एक विलीन हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा। बोला गया है कि इस मिश्रण में नमक जल है जो घुलनशील है, इसलिए वह एक वास्तविक विलयन बना लेगा, जबकि रेत है जो जल में अघुलनशील है, इसके कारण वो भारी है, इसलिए वे निलंबन बनाते हैं और कुछ समय तक स्थिर छोड़ने पर वो गुरुत्वाकर्षण के कारण रेत के कण बीकर के तल पर जमा हो जाता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, अपसादन बोलते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं, तो अपसादन के नाम से जानते हैं। बोला गया है कि दिए गए कथनों को संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा है जो सही विकल्प दिया गया है। देखिएगा बोला गया है कि निलंबन जो होता है वो प्रकाश की प्रकीर्णन करता है, ये 100% सही है। जैसे देखिएगा निलंबन जो होता है वो प्रकाश का प्रकीर्णन करेगा, क्योंकि निलंबन जैसे सिंपल ले लीजिए पानी और कचरा, जैसे ले लीजिए पानी और छोटे छोटे कण जो डालते हैं ना, जिसको हम कहते हैं, जैसे देखिएगा ये पानी हो गया, ठीक है,
अब पानी में देखिएगा तो छोटा छोटा जब कण डाल दीजिएगा तो पता चलता है, ठीक है। उसको हम पानी और मिट्टी पानी में अगर मिट्टी डाल देते हैं तो एक निक्षेपण का काम, अति प्रकीर्णन या निलंबन का काम करता है, ठीक है। तो सिंपल देखिएगा कि निलंबन जो होता है छोटा छोटा कण दिखाई देता है, नंगे आंखों से भी हम देख सकते हैं, तो वो निलंबन प्रभाव हो गया। फिर देखिएगा कि जब कण स्थिर हो जाते हैं तो वे प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है। जब कण स्थिर हो जाते हैं तो प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है। एक मतलब ये कौन सा है, समांगी है। कौन सा है, समांगी है। तो ये बताइए दोनों पॉइंट है जो सही दिया गया है कि जब कण स्थिर हो जाते हैं तो वे प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है। एक मतलब है कुछ समांगी मिश्रण है। कौन सी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, ठीक है। जिसे जब कण स्थिर हो जाते हैं तो वे प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है, क्योंकि देखिएगा सारा जो उसका छोटा छोटा कण जो होता है वो नीचे आके बैठ जाता है। जैसे देखिएगा कि जैसे एरा में कण हो गया तो नीचे नीचे आके तल्ली में बैठ जाता है, और नीचे नीचे तल्ली में बैठ जाता है तो ऊपर का जो पार्ट हो जाता है वो समांगी की तरह बिहेव करने लगता है। ऊपर की पार्ट होता है समांगी की तरह बिहेव करने रहता है, और यहाँ से जैसे हम प्रकाश देंगे तो सीधे क्या होगा, पार कर जाएगा, उसको बिखेरेगा नहीं, प्रकीर्णित नहीं होगा। तो यही पॉइंट कहा गया है कि अगर निलंबन प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, लेकिन जब कण स्थिर हो जाते हैं और स्थिर होकर नीचे तल में बैठ जाते हैं तो प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है, प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करता है। तो याद रखिएगा कि 1 सत्य है, 2 असत्य नहीं होगा, सत्य है 2 भी बोला गया, दोनों कथन सत्य है, और कथन 2 अच्छा 2 1 की व्याख्या करता है, नहीं। देखिएगा कथन दोनों कथन सत्य है, और कथन 2 है जो कथन 1 की व्याख्या नहीं करता, ये सही दिया गया है। देखिए जैसे ऊपर वाला का ऐसा थोड़ी कि नीचे वाला व्याख्या कर रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, ऐसा व्याख्या नहीं कर रहा है, ये दोनों अलग अलग समझा रहा है, समझिएगा। जैसे निलंबन के कण देखिएगा तो इतने बड़े होते हैं कि जब वह पानी में तैर रहे होते हैं तो वे प्रकाश के मार्ग का दृश्यमान देता है, मतलब प्रकीर्णन करता है, जिसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। लेकिन हालांकि निलंबन अस्थायी होता है, निलंबन क्या होता है, अस्थायी होता है। और जब कण भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है तो ऊपर का द्रव है जो एक प्रकीर्णित करना बंद कर देता है, और दोनों कथन अलग अलग वैज्ञानिक तथ्यों को बता रहा है। दोनों जो कथन है वो अलग अलग वैज्ञानिक तथ्यों को बता रहा है, लेकिन कथन 2 यह नहीं समझाता है कि प्रकीर्णन क्यों होता है, ठीक है। इसलिए प्रकीर्णन कणों के बड़े आकार के कारण होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे क्वेश्चन में बोला गया निलंबन एक प्रकाश का प्रकीर्णन है। अब प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्यों होता है, अगर उसके बारे में दूसरा कथन अगर समझाता तब दोनों क्या होता है, एक दूसरे की व्याख्या करता। लेकिन यहाँ है जो दोनों अलग अलग अपना व्याख्या कर रहा है, इसलिए 1 भी सही है और 2 भी सही है, लेकिन कथन 2 है जो कथन 1 की व्याख्या नहीं कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें देखिएगा यदि वायु के प्रति दर्शक को उसके आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है, कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। बोला गया है यदि वायु के प्रतिदर्श को उसके आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाता है तो कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है। याद रखिएगा वायु का संगठन समान रहता है क्योंकि यह एक मिश्रण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे समझिएगा, यहाँ थोड़ा समझाने में सही है। बोला गया जैसे वायु विभिन्न गैस होता है, जैसे नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, तो एक भौतिक मिश्रण है और इसे दबाने या संपीड़ित करने पर केवल गैस के अणुओं के बीच की दूरी कम होता है, दबाव बढ़ता है, इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए गैसों को आपस में अनुपात और वायु का मूल संगठक वैसा ही बना रहता है, वैसा ही बना रहता है। तो प्रश्न पूछा गया था कि यदि वायु की प्रतिदर्श को उसके आधे आयतन तक संपीड़ित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन बनता है। तो याद रखिएगा वायु का संगठन समान रहता है, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही रहेगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि यह एक मिश्रण की तरह काम करता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा कि पहला जो पूछा गया था पदार्थ और शुद्धता से, उसका हम सारा क्वेश्चन कर लिए। अब देखिएगा परमाणु से, देखिएगा अब क्वेश्चन जो आएगा वो किससे आएगा, परमाणु से आएगा। परमाणु से देखिएगा तो क्वेश्चन 16 क्वेश्चन पूछा गया है, टोटल 16 क्वेश्चन है जो परमाणु से देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिएगा इसका जो लेक्चर देखिएगा, ठीक है, अभी जो शायद हो गया है 44 मिनट तक, तो यहीं तक रहने देते हैं। यहाँ तक जो भी कंप्लीट हुआ है इस वीडियो में देख लीजिएगा। अगला वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे किसको, परमाणु के बारे में, और जो भी आगे चैप्टर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। ये सेशन देखने के लिए धन्यवाद।